Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025814 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 814 का विश्लेषण। पेपर 814 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। हमें मिला है एक सेंटेंस, एक वाक्य जिसके किसी एक सेगमेंट या खंड में कोई एक ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है। वही सेगमेंट, वही खंड हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं। When you go downstairs to pay the man the bill, just ask him about the discount offers available next month। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, डाउनस्टेयर नहीं डाउनस्टेयर्स होना चाहिए था। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें। डाउनस्टेयर्स का अर्थ है नीचे की मंजिल में। जैसे आप ऊपर हैं और आपको नीचे की मंजिल में जाना है तो यू हैव टू गो डाउनस्टेयर्स। वाक्य का अर्थ है व्हेन यू गो डाउनस्टेयर्स टू पे द मैन द बिल, जब आप उस व्यक्ति को बिल पे करने के लिए नीचे की मंजिल में जाएं, जस्ट आस्क हिम अबाउट द डिस्काउंट ऑफर्स अवेलेबल नेक्स्ट मंथ। उससे पूछें अगले महीने कौन कौन से डिस्काउंट ऑफर्स उपलब्ध रहेंगे। वाक्य में एरर खंड ए में है, सेगमेंट ए में है और यही हमारा आंसर होगा। डाउनस्टेयर नहीं डाउनस्टेयर्स होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। एक बार फिर से वही निर्देश है, हमें पता लगाना है नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सी ग्रामेटिकल एरर है। पढ़ते हैं। इफ आई हैव टू सिट थ्रू वन मोर बोरिंग मीटिंग आई थिंक आई विल स्क्रीम ऑन द टॉप ऑफ माई वॉइस। वाक्य में एरर यहां है, ऑन द टॉप ऑफ नहीं होता, एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस होता है। एट द टॉप ऑफ माई वॉइस या योर वॉइस या वंस वॉइस का अर्थ है बहुत जोर से बोलना या चीखना। तो वाक्य का अर्थ हुआ यदि इफ आई हैव टू सिट थ्रू वन मोर बोरिंग मीटिंग, अगर मुझे एक और बोरिंग मीटिंग में बैठना पड़े तो फिर मुझे लगता है मैं पूरे जोर से चिल्लाने लगूंगा। मीन्स अब मुझसे इससे अधिक सहन नहीं होगा और अगर ऐसी बोरिंग मीटिंग में बैठना पड़ा तो मैं जोर से चिल्लाने लगूंगा। ऑन द टॉप ऑफ नहीं, एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। वाक्य में करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं। इट इज एडवाइजेबल। विद्यार्थी ध्यान दें, एडवाइजेबल का अर्थ है उचित। कोई चीज जो उचित है, करने योग्य है, उसे कहते हैं एडवाइजेबल, कि आपके लिए एडवाइजेबल है अर्थात आपको यह करना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल फॉर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस है राजनीतिज्ञ, टू डैश लिंकन इफ दे वांट टू गेन मैस सपोर्ट। मैस सपोर्ट का अर्थ है जनता का समर्थन, बहुत सारे लोगों के समर्थन को कहते हैं मैस सपोर्ट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्यूलेट। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द एम्यूलेट का अर्थ है किसी का अनुकरण करना, किसी के जैसा होने का प्रयास करना। अगर आप किसी को एम्यूलेट करते हैं तो उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके जैसा होने का प्रयास करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इट इज एडवाइजेबल फॉर पॉलिटिशियंस टू एम्यूलेट मीन्स फॉलो करना उनके एग्जाम्पल को। लिंकन इफ दे वांट टू गेन मैस सपोर्ट, अगर राजनीतिज्ञों को बहुत सारा समर्थन चाहिए जनता का तो उन्हें अनुकरण करना चाहिए लिंकन का, एब्राहम लिंकन। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए, अपराइज का अर्थ है सूचित करना, टू इन्फॉर्म। ऑप्शन सी, लोध का अर्थ है घृणा करना, टू हेट। और अंतिम ऑप्शन अप्रेस का अर्थ है मूल्यांकन करना, इंग्लिश में इवैल्यूएट। विद्यार्थी ऑप्शंस ए व डी पर ध्यान दें, ये काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं स्पेलिंग के लिहाज से। अपराइज है सूचित करना, टू इन्फॉर्म, जबकि अप्रेज का अर्थ है मूल्यांकन करना, टू इवैल्यूएट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। माई टीचर ट्रीटेड मी डैश ए डिलिशियस डिनर। डिलिशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, डिनर आप जानते हैं। When I won a gold medal in last year's science project, my teacher treated me to a delicious dinner। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द ट्रीट के कई अर्थ हैं, बर्ताव करना, उपचार करना और किसी को पार्टी देना। ट्रीट somebody to something का अर्थ होता है किसी को कोई पार्टी देना या कोई चीज़ खिलाना पिलाना, जैसे he treated us to samosas। So my teacher treated me to a delicious dinner। मुझे एक अच्छे स्वादिष्ट डिनर की पार्टी दी या डिनर कराया मेरे टीचर ने जब मैंने पिछले साल साइंस प्रोजेक्ट में गोल्ड मेडल जीता। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ट्रीट विथ, ट्रीट विथ का अर्थ यहाँ तो लागू नहीं होगा डिनर में, पर ट्रीट विथ का अर्थ हम यूज़ करते हैं
किसी बर्ताव करने में, जैसे दे ट्रीटेड हिम विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ट्रीट बाई भी संभव है उपचार करने के अर्थ में, ही वॉज ट्रीटेड बाई ए स्पेशलिस्ट, किंतु यहाँ अर्थ है किसी को कोई दावत देना, भोज कराना या पार्टी देना। हमारा आंसर ऑप्शन बी 2 ही रहेगा, ट्रीटेड मी टू अ डिलिशियस डिनर। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें पता लगाना है उस शब्द का जो कि प्रश्न शब्द का मीनिंग बताता हो, अर्थात उसका सिनोनिम हो या उसका पर्यायवाची हो। शब्द है लर्निट। विद्यार्थी ध्यान दें, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड या लर्न टू, ईडी या टी दोनों तरीके से बनाई जा सकती है, किंतु ये लर्न की सेकंड फॉर्म नहीं है। ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है। और विद्यार्थी ध्यान दें, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन होगा लर्निड। लर्निड, लर्निड का अर्थ है ज्ञानी, बुद्धिशाली या ज्ञानी। हमारा आंसर होगा एरुडाइट। शब्द एरुडाइट भी सिनोनिम ही है शब्द लर्निड का, जिसका अर्थ है ज्ञानी, बुद्धिशाली। एन एरुडाइट स्कॉलर मीन्स बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति। एरुडाइट के लिए अगर आप एक सिनोनिम चाहते हैं तो शब्द स्कॉलर से ही बना है, स्कॉलरली। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, सो उनको भी रिव्यू कर लेते हैं। इलेजिबल का अर्थ है जिसे पढ़ा न जा सकता हो, अनरीडेबल। अगर किसी की हैंडराइटिंग इलेजिबल है तो पढ़ी नहीं जा सकती। लिबर्टीन का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई मॉरल कंट्रोल्स ना हो, यानी जो आनंद करना चाहता है और अनैतिक चीज़ों का भी आनंद लेने में उसको कोई गुरेज नहीं है। तो व्याभिचारी या लंपट व्यक्ति को कहा जाता है लिबर्टीन, जो हर तरह के आनंद और हर तरह के अनैतिक आनंद में रुचि रखता हो, व्याभिचारी या लंपट। अंतिम ऑप्शन रिबल्ड का अर्थ है हास्यास्पद किंतु अश्लीलतापूर्ण। अगर कोई ऐसा जोक है, ऐसी मजाक है जिसमें हंसी तो है पर अश्लीलता भी है, तो उसे कहते हैं रिबल्ड। रिबल्ड के लिए एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है बॉडी और दूसरा हो सकता है इंडिसेंट। सो द बॉय ट्राई टू क्रैक अ रिबल्ड जोक। रिबल्ड है जो हास्यास्पद हो, हंसी लाए, किंतु थोड़ा अश्लील भी हो। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी एरुडाइटी रहेगा, जो कि सिनोनिम है, पर्यायवाची है प्रश्न शब्द लर्निड का। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से वही निर्देश है, हमें पता लगाना है प्रश्न शब्द का पर्यायवाची या सिनोनिम। डाइवर्जेंट का अर्थ है विभिन्न प्रकार का। अगर डाइवर्जेंट कोई चीज़ है या डाइवर्जेंट व्यूज हैं तो वो विभिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग हैं। डाइवर्जेंट व्यूज, अलग अलग दृष्टिकोण। हमारा आंसर होगा डिस्परट। विद्यार्थी ध्यान दें, डिस्परट का अर्थ है विभिन्न प्रकार का या अलग अलग तरह का। तो डिस्परट व्यूज हैं, डिस्परट ओपिनियंस हैं, तो अलग अलग हैं, विभिन्न हैं। अन्य ऑप्शंस को एक नज़र कर लेते हैं। परसिवियरेंस का अर्थ है बारीकी से किया गया परिश्रम या मेहनत। अगर आप मेहनत करें बड़ी बारीकी से, मन लगाकर, तो आपके इस परिश्रम या मेहनत को कहेंगे परसिवियरेंस। विद्यार्थी ऑप्शन बी पर विशेष ध्यान दें। शब्द का उच्चारण है रॉन्डीवू, ना कि रेंडेसवस। उच्चारण है रॉन्डीवू। रॉन्डीवू का अर्थ है कोई मीटिंग या मीटिंग का स्थान। तो लोगों में अगर कोई प्राइवेट मीटिंग अरेंज की जा रही हो तो उस मीटिंग को या उस मीटिंग के स्थल को कहते हैं रॉन्डीवू। और ऑप्शन सी अनल का अर्थ है रद्द करना। विद्यार्थी इसे एनुअल से कंफ्यूज ना करें। अनल है जिसका अर्थ है रद्द करना या शून्यत करना। अगर आप किसी चीज़ को अनल करते हो तो उसको ज़ीरो बना देते हैं, उसको पूरी तरह से शून्यत कर देते हैं। तो किसी कानून को अनल किया जा रहा है, किसी प्रावधान को अनल किया जा रहा है, तो उसे शून्यत किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है, उसको निष्प्रभावी किया जा रहा है। अनल का एक सिनोनिम हो सकता है नलीफाई। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी डिस्परट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82। अब की बार निर्देश है चूज द वर्ड विच इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो शब्द होगा आपकी बार जो कि प्रश्न शब्द का विलोम शब्द हो या उल्टा हो। प्रश्न शब्द है डिनाउंस, जिसका अर्थ है तीव्र निंदा या आलोचना करना। किसी को आप पब्लिकली क्रिटिसाइज करें और बहुत तीखे तरीके से आलोचना करें तो वो हुआ डिनाउंस करना। नाउन होगी डिनंसिएशन। हमारा आंसर होगा डिफेंड, क्योंकि जब आप किसी को डिफेंड करते हैं तो उनकी होती हुई बुराई के विरुद्ध बोलते हैं, आप उनकी रक्षा में कोई बात करते हैं।
तो तीव्र निंदा या आलोचना करना, और किसी को डिफेंड करना यानी उसकी रक्षा करना, उसके हक में कुछ बोलना। क्रिटिसाइज जिसकी एक अन्य स्पेलिंग पॉसिबल है, विद्यार्थी ध्यान दें, ISE के स्थान पर IZE भी पॉसिबल है, दोनों ब्रिटिश स्पेलिंग्स है तो दोनों सही मानी जाएंगी। अर्थ है आलोचना करना जो कि क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम होता। अक्यूज है आरोप लगाना, और ऑप्शन सी कंडेम भी प्रश्न शब्द का सिनोनिम ही है जिसका अर्थ है तीव्र निंदा, आलोचना या भर्त्सना करना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से हमें पता लगाना है प्रश्न वर्ड का एंटोनिम या ओपोजिट। शब्द है एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन का अर्थ है पुराना या अप्रचलित। सिंचाई के तरीके, काम करने के तरीके जो अब पुराने पड़ गए हैं, ऑब्सलीट हो गए हैं, उन्हें कहते हैं एंटीडिलुवियन। शब्द एंटीडिलुवियन के लिए जैसा मैंने अभी अभी कहा हो सकता है ऑब्सलीट, पुराना, अप्रचलित। हमें चाहिए एंटोनिम, इसका विलोम शब्द होगा मॉडर्न। मॉडर्न का अर्थ है आधुनिक या नया। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, लेट्स रिव्यू देम। ऑप्शन ए आर्केइक तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। ऑब्सलीट को आर्केइक भी कहते हैं, एंटीडिलुवियन का एक और सिनोनिम। फ्लुएंट का अर्थ है धारा प्रवाही। अगर आप ऐसे बोलते हैं जिसमें बेअटक बोलते हैं तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर हैं। और इफिशिएंट का अर्थ आप जानते हैं कार्यकुशल। इफिशिएंट वो होता है जो कम से कम संसाधनों का, समय का, रॉ मटेरियल का कम से कम प्रयोग करे, तो कार्यकुशल को कहते हैं एफिशिएंट। हमारा आंसर ऑप्शन बी मॉडर्न ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर। हमारा निर्देश है कि हम पता लगाएं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नीचे दिए गए शब्दों में सिर्फ एक शब्द की स्पेलिंग सही है और वही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी स्निच। विद्यार्थी ध्यान दें, स्निच का अर्थ है चुगली करना या चुगली करने वाला आदमी। अक्सर बच्चे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो स्निच हुआ चुगली करना, किसी के बारे में किसी व्यक्ति को बता देना, अक्सर किसी बड़े को, तो ऐसी चुगली करना या चुगलखोर व्यक्ति को भी स्निच कहा जाता है। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं जिनकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गलती है। विद्यार्थी ध्यान दें, स्किलफुल की सही स्पेलिंग क्या होगी? SKILFUL। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर विशेष ध्यान दें, स्किलफुल की एक अमेरिकन स्पेलिंग भी है जिसमें शुरुआती एल डबल होता है, परंतु हम परीक्षा में ब्रिटिश स्पेलिंग को सही मानते हैं, इसलिए हम ऊपर की स्पेलिंग पर ही ध्यान दें। नीचे वाली नॉर्थ अमेरिकन स्पेलिंग है। नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश अर्थात वो इंग्लिश जो अमेरिका और कनाडा में विशेषकर बोली लिखी जाती है। परीक्षा के लिहाज से हम ऊपर वाली स्पेलिंग को ही सही माने। ऑप्शन बी सोशिएबल की सही स्पेलिंग होगी SOCIABLE। सोशिएबल का अर्थ है मिलनसार, जबकि स्किलफुल आप जानते हैं कुशल या दक्ष, तो कुशल या दक्ष वो है मिलनसार जो लोगों से, दोस्तों से मिलना चाहे। और स्निपेट की सही स्पेलिंग में एक नहीं 2 P होने चाहिए। स्निपेट का अर्थ है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, छोटी सी कोई जानकारी या छोटी सी खबर जो छपी हो किसी अखबार आदि में, उसे कहते हैं स्निपेट। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग में कोई भी दोष नहीं, कोई कमी नहीं। अन्य ऑप्शंस की स्पेलिंग्स आप सही कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, पढ़ते हैं। इजीली परसुएडेड और कंट्रोल्ड, जिसे बहुत आसानी से, परसुएड का अर्थ है किसी को मनाना या राजी करना, जिसे आसानी से मनाया जा सके या नियंत्रित किया जा सके, उसे हम कहेंगे एमीनेबल। एमीनेबल मतलब इजीली कन्विंस्ड और इजीली परसुएडेड। अगर आप एमीनेबल टू चेंज है तो आप किसी के कहने पर बदलाव करने को तैयार रहते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। एलेक्रिटी का अर्थ है चीयरफुल रेडीनेस, यानी आप बहुत उत्सुक हैं और बड़े चीयरफुल हैं, मतलब बहुत फुर्ती से और बहुत उत्सुकता से आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं। तो फुर्ती और प्रसन्नता से जो उत्सुकता आप में दिखती है उसको कहते हैं एलेक्रिटी। जैसे किसी ने आपको कोई ऑफर दिया और आपने तुरंत तपाक से, बड़ी खुशी से, फुर्ती से उसको स्वीकार कर लिया। यू एक्सेप्टेड द ऑफर विथ एलेक्रिटी, तो तत्परता जिसमें काफ़ी फुर्ती और खुशी भी दिखे। यू एक्सेप्टेड द ग्रेट ऑफर और टेम्पटिंग ऑफर विथ एलेक्रिटी।
ऑप्शन बी एंटीडिलुवियन हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। एंटीडिलुवियन का अर्थ है पुराना या अप्रचलित। एंटीडिलुवियन मेथड्स कैसे होंगे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, आर्केइक या ऑब्सलीट। और अंतिम ऑप्शन है एनेथमा। बहुत अच्छा शब्द है। एनेथमा का अर्थ है वो चीज़, वो व्यक्ति जिससे आपको खास नफरत हो, ऐसी चीज़ को कहेंगे हम एनेथमा। तो कोई ऐसा काम जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते इज एनेथमा टू यू। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, ध्यान लगाते हैं। जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली। आप जंप करें, डांस करें बड़े उत्साह, बड़े जोश से, तो उसे कहते हैं कैवॉट। दे वर कैवॉटिंग अराउंड इन ग्रेट हैप्पीनेस। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। गेट का अर्थ है चाल। विद्यार्थी ध्यान दें, एक होता है GAT गेट, वो तो दरवाज़ा है, फाटक है। GAIT गेट का अर्थ होता है चाल। तो किसी की चाल कैसी है, वो उसका गेट है। तो किसी की अजीब तरह का चलना है तो द पर्सन हैज़ एन अनयूजुअल और एबनॉर्मल गेट। कार्प शब्द का अर्थ है शिकायत करना या किसी चीज़ को लेकर हमेशा कुड़कुड़ करना। अगर आप कार्प कर रहे हैं तो आप इसेंशियली कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, बता रहे हैं ये कमी है, ये दोष है। और सरकमवेंट का अर्थ है किसी चीज़ से बचना, उसे अवॉइड करना या उसे चकमा देना। अगर आप सरकमवेंट करते हैं अपने अरेस्ट को, तो आप अरेस्ट होने को अवॉइड कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को अवॉइड करना, उससे बचना, उसे ना होने देना, उसे गच्चा देना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो कि इसे सही तरह से रिप्लेस कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। और अगर ऐसी आवश्यकता ना हुई तो हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू बाई यू डिनर। मैं तुम्हारे लिए डिनर खरीदना चाहता था, यानी क्रय करके तुम्हें देना चाहता था। बट आई डोंट हैव एनी कैश ऑन मी। पर मेरे पास पैसे ही नहीं है, नकद नहीं है, तो मैं कैसे खरीदूं आपके लिए डिनर। वाक्य में कोई एरर नहीं है। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आपके पास धन उपलब्ध नहीं है तो प्रेपोजिशन ऑन ही होगा। आई एम सॉरी आई हैव नो कैश ऑन मी दिस मॉर्निंग। आज की सुबह मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो नो कैश ओवर नहीं, एट नहीं, अबाउट नहीं, नो कैश ऑन मी। वाक्य में किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट या करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, एक बार फिर से वही निर्देश है, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। पढ़ते हैं। डिलाइटफुल टू बी सिलेक्टेड एज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, शी बिकेम इमोशनल वाइल गिविंग हर फर्स्ट स्पीच। करेक्शन करने से पहले विद्यार्थी शब्द डिलाइटफुल को समझ लें। डिलाइटफुल का अर्थ है आनंदकारी या रमणीय या प्रसन्नता देने वाला। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहते हैं इट वॉज अ डिलाइटफुल मीटिंग या डिलाइटफुल पर्सन या डिलाइटफुल प्लेस, तो वो मीटिंग, वो पर्सन, वो जगह बहुत आनंदकारी थी, प्रसन्नता देने वाला या देने वाली थी। हमारा करेक्शन होगा ऑप्शन सी के माध्यम से। हमारा आंसर सी होना चाहिए। इस बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिए। डिलाइटेड टू बी सिलेक्टेड। डिलाइटेड का अर्थ है बहुत प्रसन्न या बेहद खुश, एक्सटैटिक। डिलाइटेड टू बी सिलेक्टेड एज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। स्कूल की हेड गर्ल चुने जाने पर वो बेहद प्रसन्न थी। शी बिकेम इमोशनल वाइल गिविंग हर फर्स्ट स्पीच। और वो भावुक हो गई अपनी पहली स्पीच, अपना पहला भाषण देते हुए। विद्यार्थी ध्यान दें, डिलाइटफुल है प्रसन्नता देने वाला। वह प्रसन्नता देने वाली नहीं थी, प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। अन्य ऑप्शंस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। डिलाइटफुल ऑन सिलेक्शन बिल्कुल नहीं, डिलाइटेड इन सिलेक्टिंग भी नहीं। हमारा आंसर होगा डिलाइटेड टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट होने पर बहुत प्रसन्न होने के कारण। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक अंडरलाइन सेगमेंट मिला है, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या मुहावरा है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका ठीक ठीक अर्थ देता हो। देयर कंपेटिटर, कंपेटिटर का अर्थ है प्रतिस्पर्धी, कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर देयर फीट बाई लॉन्चिंग अ मच बेटर प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। मच बेटर बहुत ही बेहतर, प्रोडक्ट है उत्पाद, एट अ लोअर प्राइस कम दाम पर। हमारा क्या आंसर होगा जो कि कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समबडीज फीट हो। विद्यार्थी ध्यान दें, टू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समबडीज फीट का अर्थ होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि वो व्यक्ति बहुत कम प्रभावी लगे, बहुत कम अच्छा लगे, और जिसने ऐसा किया है वो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए उसकी तुलना में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी,
to make somebody or his ideas or his work etc. seem less impressive. वाक्य में इस अर्थ को जोड़कर देखते हैं। जो कंपेटिटर था उन्होंने इनके प्रोडक्ट, इनकी चीज़ों, इनके आइडियाज़ जैसी भी स्थिति हो उसको काफ़ी कम इम्प्रेसिव बना दिया। क्यों कम इम्प्रेसिव बना दिया? बाई लॉन्चिंग, लॉन्च करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लोअर प्राइस पर, इनके प्रोडक्ट की तुलना में बहुत कम कीमत पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करके इनके प्रोडक्ट को काफ़ी कम अट्रैक्टिव बना दिया, काफ़ी कम प्रभावी बना दिया। टू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समबडीज फीट का अर्थ है किसी व्यक्ति को या उसके काम को बहुत कम अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव बना के छोड़ देना। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टू डिसीव समबडी विथ वंस क्लेवर ट्रिक्स। डिसीव का अर्थ है धोखा देना, अपनी चालाकियों से किसी को धोखा देना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, टू एंगर समबडी इमेंसली। इमेंसली का अर्थ होता है ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत गुस्सा दिलाना बाई नॉट ओबेइंग हिम, नहीं। टू इनकरेज समबडी टू डू बेटर इन द फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर एक बार वही निर्देश है, दिए गए इडियम या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का अर्थ बताएं। पढ़ते हैं। हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का अर्थ है पहले पल या पहले मोमेंट से ही बहुत उत्साह या जोशो खरोश से काम में जुट जाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्ट परफॉर्मिंग इमीडिएटली। एक उदाहरण के तौर पर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं जिसमें शुरुआती जो बल्लेबाज हैं, जो ओपनिंग पेयर है, उन्होंने शुरू से ही रन बनाने शुरू कर दिए, पहले ओवर से ही अच्छे से स्कोर करना शुरू कर दिया। व्हाट डिड दे डू? दे हिट द ग्राउंड रनिंग। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। ऑप्शन बी को देखते हैं। बी सक्सेसफुल बाई चांस, किस्मत से सफल होना, नहीं। फेस प्रॉब्लम्स इन वर्क, भी नहीं। एंड कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल, भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर हमें मिला है निर्देश कि हम दिए गए वाक्य का वॉइस बदलें। पढ़ते हैं। हर गुड मैनर्स, मैनर्स का अर्थ है तौर तरीके, प्लीज्ड अस वेरी मच। प्लीज्ड का अर्थ है प्रसन्न करना। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। सब्जेक्ट गुड मैनर्स के साथ में वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म है, टेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारे वाक्य की बनावट होगी वॉस अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो, के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नया सब्जेक्ट होगा वी, क्योंकि हमें मिला है अस, जो कि वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म है। हमारा सब्जेक्ट होगा वी और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो वी वर प्लीज्ड। वी वर प्लीज्ड, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। वी वर वेरी मच प्लीज्ड विथ हर गुड मैनर्स। हम उसके अच्छे तौर तरीकों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। आपको लगेगा वी वर वेरी मच प्लीज्ड, तो ऑप्शन ए में भी है ऑन नहीं विथ होना चाहिए। प्लीज्ड विथ, विद्यार्थी ध्यान दें, प्लीज्ड का प्रेपोजिशन पैसिव वाक्यों में बाई भी नहीं होता, ऑन भी नहीं, विथ होगा, विथ हर गुड मैनर्स। ऑप्शन बी वी आर वेरी मच प्लीज्ड, बिल्कुल नहीं, वाक्य पास्ट टेंस का है। वी प्लीज्ड हर वेरी मच भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा। वी वर वेरी मच प्लीज्ड विथ हर गुड मैनर्स। उसके अच्छे तौर तरीकों से हम बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 अब की बार हमारा निर्देश है कि हम दिए गए वाक्य के स्पीच को बदलें। डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य है जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पढ़ते हैं। द पुअर बैगर सेड, बैगर है भिक्षुक या भिखारी, कोट, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन माई सोल, अनकोट। हे भगवान, हे ईश्वर, हैव मर्सी, दया करें, ऑन माई सोल, मेरी आत्मा पर, मुझ पर दया करें। जब हम वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। सेंस के मुताबिक सेड बदलेगा प्रेड में, क्योंकि प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से। द पुअर बैगर प्रेड टू गॉड टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। द पुअर बैगर इन्वोकिंग गॉड, इन्वोक का अर्थ होता है आह्वान करना। आस्क्ड हिम, आस्क्ड नहीं, भगवान को आप कोई निर्देश नहीं दे रहे, इसलिए आस्क्ड हिम नहीं हो सकता। द पुअर बैगर एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड नहीं, एक्सक्लेम्ड होता अगर ये एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता, जो कि नहीं है। द पुअर बैगर टोल्ड गॉड, भगवान को कहा नहीं। हमारा आंसर होगा द पुअर बैगर प्रेड टू गॉड। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 से 97 क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं।
दिए गए पैसेज को पहली बार में हल करने की कोशिश ना करें। पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, फिर उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें और फिर हल करें। और हमेशा याद रखें, ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। वन फायरमैन डाइड। फायरमैन आप जानते हैं, फायर ब्रिगेड का कर्मचारी या अधिकारी कहलाता है फायरमैन। डाइड, मर गया, मारा गया। वाइल, जबकि 14 अदर्स हैड अ नैरो एस्केप। हैव अ नैरो एस्केप का अर्थ होता है बाल बाल बचना। तो 14 अन्य जो थे वो बाल बाल बचे। व्हेन अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कम आउटलेट। फैक्ट्री आप जानते हैं, कम का अर्थ है जो दो चीज़ों को जोड़ने का शब्द है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी संस्था में, किसी बैंक में, किसी कंपनी में कोई व्यक्ति चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी, उसे कहेंगे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। आउटलेट का अर्थ है ऐसी जगह जहां माल खरीदा या बेचा जाता है, कोई दुकान या छोटा सा बाजार। तो फैक्ट्री कम आउटलेट अर्थात वो जगह जहां फैक्ट्री भी है और माल बेचने की दुकान भी है। ऑफ अ वेल नोन बैटरी डैश फर्म। फर्म का अर्थ है कोई कंपनी, संस्था आदि। वेयर दे वर बैटलिंग। बैटल का अर्थ है मुकाबला करना, लड़ना। मेजर, बड़ी। डैश कोलैप्स्ड। कोलैप्स का अर्थ है ढह जाना। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन्स। कोलैप्स है ढहना, सीरीज ऑफ सडन है अचानक या एकाएक होने वाले, एक्सप्लोजन्स है विस्फोट। इन वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में, द ब्रेव फायरमैन, जो बहादुर फायरमैन था, हु हैड जॉइंड द डिपार्टमेंट लास्ट ईयर एंड गॉट मैरिड, डैश वॉज बेरीड अंडर अ पाइल ऑफ डेब्री। विद्यार्थी ध्यान दें, बेरी का अर्थ है दब जाना, दफन हो जाना। विद्यार्थी ध्यान दें शब्द के उच्चारण पर, यह बरीड नहीं है, बेरीड है। बेरीड अंडर अ पाइल ऑफ डेब्री। पाइल है ढेर और डेब्री है मलबा। शब्द डेब्री में आखिरी एस साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण डेब्रिस न होकर डेब्री है। पाइल ऑफ डेब्री, मलबे के एक ढेर के नीचे। फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, विस्फोट, विच वर डैश बाई अ कंप्रेसर बर्स्ट। कंप्रेसर आप जानते हैं एक प्रकार की मशीन है जो कि किसी टरबाइन में गैस या एयर को प्रेशर के साथ भेजती है। तो एक प्रकार की मशीन कंप्रेसर ही कहते हैं। बर्स्ट है विस्फोट। इतना पढ़ने पर आपको खासा सटीक अनुमान हो चला होगा कि कहीं कोई अग्निकांड हुआ, उसके विषय में ये पैसेज है। अब हम इसे हल करते हैं। One fireman died while 14 others had a narrow escape when a part of the factory cum outlet of a well-known battery manufacturing firm. Battery manufacturing यानी जो बैटरी बनाती हो। Manufacturing firm, अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर्स नहीं, सिंगुलर है। बैटरी मैन्युफैक्चरर हो सकता था, परंतु हमें आगे फर्म भी मिला है, हमें एडजेक्टिवल शब्द चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं, मैन्युफैक्चरर भी नहीं। मैन्युफैक्चरेबल होता है जिसका निर्माण किया जा सकता हो, जबकि मैन्युफैक्चरर है निर्माता। मैन्युफैक्चरिंग है निर्माण करने वाली। ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर्ड बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर मैन्युफैक्चरिंग होगा, निर्माण करने वाली या उससे संबंधित। आगे बढ़ते हुए फिर से पढ़ते हैं। When a part of the factory cum outlet of a well-known battery manufacturing firm where they were battling a major dash, major blaze। blaze का अर्थ है धधकती हुई आग या फायर। जहां वो मुकाबला कर रहे थे, लड़ रहे थे एक धधकती हुई आग से। कोलैप्स्ड, जो बिल्डिंग की फैक्ट्री कम आउटलेट थी, उसका एक हिस्सा जहां वो आग से लड़ रहे थे, अग्नि, बहुत भड़की हुई अग्नि को ब्लेज कहते हैं, लड़ रहे थे, वो हिस्सा कोलैप्स्ड, ढह गया। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन्स, अचानक हुए कई विस्फोट की एक श्रृंखला के बाद वो हिस्सा ढह गया इन वेस्ट दिल्ली। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ट्रबल का अर्थ आप जानते हैं, समस्या। फ्रैक्चर आप जानते हैं, किसी चीज़ का टूटना, जैसे हड्डी का टूटना फ्रैक्चर होना है या क्रैक आ जाना। रूइन का अर्थ है बर्बाद करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ब्लेज ही रहेगा। एक बार पुनः पढ़ते हैं। व्हेन अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कम आउटलेट ऑफ अ वेल नोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म, उस फर्म का एक हिस्सा। वेयर दे वर बैटलिंग अ मेजर ब्लेज, जहां वो एक भयानक अग्नि से लड़ रहे थे। कोलैप्स्ड, वो हिस्सा ढह गया। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन्स इन वेस्ट दिल्ली। आगे बढ़ते हुए, द ब्रेव फायरमैन हैड जॉइन द डिपार्टमेंट लास्ट ईयर, पिछले साल ही उसने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को। एंड गॉट मैरिड डैश, गॉट मैरिड रिसेंटली, उसकी हाल ही में शादी हुई थी। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। एविडेंटली का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, क्लियरली, ऑब्वियसली या एविडेंटली। जेनरसली का अर्थ है बड़े दिल से, उदारता से। और इवेंचुअली का अर्थ है फाइनली या अंततः या अंतिम रूप से, इवेंचुअली, फाइनली। मैरिड recently was buried under a pile of debris,
वो दब गया एक मलबे के ढेर के नीचे। फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स विच वर, आगे बढ़ते हुए, फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, उन विस्फोटों के बाद, विच वर डैश बाय अ कंप्रेसर बर्स्ट, विच वर ट्रिगर्ड। ट्रिगर का अर्थ है कारक बनना, कॉस्ट। तो वो एक्सप्लोजन क्यों हुए, किस कारण से हुए, दे वर ट्रिगर्ड, वो किस कारण से हुए, या दे वर कॉज्ड बाय अ कंप्रेसर बर्स्ट, एक कंप्रेसर फट गया, उसके कारण वो विस्फोट हुए। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। एडवोकेटेड, एडवोकेट एक वर्ब भी है जिसका अर्थ है किसी की वकालत करना या किसी के समर्थन में बात करना, बयान देना, किसी के हक में कुछ कहना। हॉरिफाइड है भयभीत, और अमेज्ड है चकित या हैरान। हमारा आंसर ऑप्शन डी ट्रिगर्ड ही रहेगा। विच वर ट्रिगर्ड बाय अ कंप्रेसर बर्स्ट। द फायरमैन डाइड ड्यू टू डैश ब्लीडिंग, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण उस फायरमैन की मृत्यु हो गई। एंड स्मोक इनहेलेशन, स्मोक का अर्थ है धुआं, इनहेलेशन का अर्थ है सांस में लेना। उस बहादुर फायरमैन की मृत्यु हुई क्योंकि उसका बहुत खून बह गया, एक्सेसिव का अर्थ है अत्यधिक, ब्लीडिंग हुई और उसने बहुत सारा धुआं जो है इनहेल कर लिया था, उसके फेफड़ों में धुआं भर गया होगा। इट टुक फायरमैन, प्लूरल है, अन्य फायरमैन की बात हो रही है। इट टुक फायरमैन 5 hours टू पुल हिज बॉडी आउट ऑफ द डेब्री, डेब्री आप जानते हैं मलबा, और फायरमैन को पूरे 5 घंटे लगे उसके शरीर को मलबे से निकालने में। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। एग्जॉर्बिटेंट एक बहुत अच्छा शब्द है। एग्जॉर्बिटेंट का अर्थ है बहुत महंगा, बहुत महंगा हो, जैसे ब्याज बहुत लग रहा हो तो एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा हो तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। टावरिंग एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कद में बहुत ऊंचा, या फिर बहुत जिसकी बड़ी हैसियत हो। टावरिंग पर्सनैलिटी है तो बहुत ही कद में लंबा चौड़ा है, या कोई चीज़ बहुत आउटस्टैंडिंग या प्रभावी हो तो भी टावरिंग कहते हैं। लेविश का अर्थ है ऐश्वर्यमयी। अगर आप एक लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, लेविश पार्टी में जाते हैं तो उसमें बड़ा खर्च होता है, बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से, खर्चीले तरीके से कोई काम हो रहा है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी एक्सेसिव ही रहेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है। अब की बार हम जानते हैं हमें 4 सेंटेंसेस मिले हैं जिन्हें कि बेतरतीब या रैंडम क्रम में लिख दिया गया है। हमारा टास्क है हम इन्हें पढ़ें और इन्हें अनस्क्रैम्बल करें या सही क्रम में रीअरेंज करें। हल करने की विधि आप जानते हैं, पहले पढ़ें और फिर सही क्रम में उन्हें रीअरेंज करें, जमाएं। पढ़ते हैं। वन डे व्हेन द क्वारलिंग, क्वारलिंग है लड़ाई या झगड़ा, हैड बीन मच मोर वायलेंट, वायलेंट है हिंसक, उनके बीच की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हिंसक हो गई देन यूजुअल, सामान्य से। एंड ईच ऑफ द सन्स वॉज मोपिंग इन अ सरली मैनर, मोप का अर्थ है दुखी तरीके से व्यवहार करना, टू फील डिजेक्टेड, बहुत दुखी होकर के आप बात करें, व्यवहार करें तो मोप कर रहे हैं। इन अ सरली मैनर, सरली का अर्थ है चिड़चिड़ाहटपूर्ण, चिड़चिड़ाहटपूर्ण तरीके से, दुखी तरीके से हर एक बेटा व्यवहार कर रहा था। ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स आप जानते हैं लकड़ियां। उसने एक लड़के को कहा कि लकड़ियों का एक बंडल ले आओ, गट्ठर ले आओ। नो वर्ड्स ही कुड से डिड द लीस्ट गुड, लीस्ट है न्यूनतम, गुड है भला। जो भी वो शब्द कह सकता था उन शब्दों का कोई असर नहीं होता था, न्यूनतम भला भी नहीं होता था। सो ही थॉट इन हिज माइंड फॉर सम वेरी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, स्ट्राइकिंग का अर्थ है जो चीज़ आपको लगे और जिसको आप भूले नहीं। तो कोई चीज़, कोई उदाहरण जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाए उसे कहेंगे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। उसने अपने दिमाग में सोचा फॉर सम वेरी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, कोई ऐसा उदाहरण जो कभी ना भूलें, दैट शुड मेक देम सी द दैट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का अर्थ है आपसी कलह या झगड़ा। दैट शुड मेक देम सी, जो कि उन्हें ये दिखाए, उन्हें महसूस कराए कि डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड है कलह या आपसी झगड़ा, वुड लीड देम टू मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का अर्थ है बदकिस्मती, कि आपसी झगड़े से उन्हें सिर्फ बदकिस्मती मिलेगी। A man had a family of sons who were forever quarreling among themselves. Forever है सदा ही, quarreling है झगड़ते हुए। एक आदमी के बेटे थे जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। Then handling the bundle, handle है सुपुर्द करना, संभलाना, to each of his sons. In turn he asked them to try to break it. और फिर उसने वो बंडल, जो बंडल ऑफ स्टिक्स था, हर बेटे को दिया और कहा इसको तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ के दिखाओ। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है
कि कोई वृद्ध व्यक्ति था जिसके बेटे लड़ते थे और उनको एक लेसन सिखाने के लिए, उन्हें कभी ना भूलने वाला एक एग्जाम्पल देने के लिए उसने उन्हें स्टिक्स का एक लकड़ियों का एक गट्ठर दिया कि इसे तोड़ कर देखो, ताकि वो उनको एकता का मैसेज दे सके। इतना पढ़ने पर जो हमारे पास दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है CB और AD। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड C। A man had a family of sons। एक आदमी था जिसके परिवार में बेटे थे, who were forever quarreling among themselves, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उसके उपरांत B, no words he could say did the least good। वो कुछ भी कहे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फायदा नहीं होता था। So he thought in his mind for some very striking example। उसने एक ऐसे उदाहरण के बारे में अपने दिमाग में सोचा जो कि उनको हमेशा याद रहे, वो कभी ना भूले। that should make them see, जो उन्हें ये दिखा दे, महसूस करा दे। that discord, कलह जो है, would lead them to misfortune। आपसी झगड़ा या कलह उनको कहाँ ले जाएगा? बदकिस्मती की ओर। CB के उपरांत खंड A होगा वन डे व्हेन द क्वारलिंग हैड बीन मच मोर वायलेंट। एक दिन जब झगड़ा बहुत ज़्यादा ही हिंसक हो गया, सामान्य से भी ज़्यादा, मच मोर वायलेंट देन यूजुअल, एंड ईच ऑफ द सन्स वाज मोपिंग इन अ सरली मैनर। और हर एक बेटा बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ, बड़े दुखी होकर व्यवहार में आचरण कर रहा था। ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, कि वो उसके लिए लकड़ियों का या लाठियों का एक बंडल ले आए, गट्ठर ले आए। और अंतिम खंड मात्र D हो सकता है। देन हैंडलिंग द बंडल टू ईच ऑफ हिज सन्स ही आस्क्ड देम टू ट्राई टू ब्रेक इट। उसने एक एक करके उन सबको वो गट्ठर दिया और कहा इसे तोड़ कर दिखाओ। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सेगमेंट C हो, फिर B और अंत में AD। ऐसा क्रम है सिर्फ ऑप्शन A में CBAD, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, पढ़ते हैं और हल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हाईली है अत्यधिक, डेवलप्ड है विकसित। ये अत्यधिक विकसित देशों में से एक है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अत्यधिक विकसित देशों में से एक। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रोनाउन इट किसी नाउन के लिए आया होगा। सामान्यतः वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता जो A से शुरू होता हो, क्योंकि इट का इस्तेमाल जिस नाउन के लिए हुआ है सामान्यतः उसका खंड पहले आना चाहिए। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। अटलांटिक ओशन है अंध महासागर और पैसिफिक ओशन है प्रशांत महासागर। स्ट्रेच का अर्थ है फैला हुआ होना। ये फैला हुआ है पूर्व में अंध महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक। द USA कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का अर्थ होता है से मिलकर बना होना, ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। तो USA में शामिल है या वो मिलकर बना हुआ है 50 राज्यों से, जिनमें अलास्का और हवाई भी शामिल है, उनसे मिलकर बना है द USA। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द USA इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, द USA है, वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इतना पढ़ने पर जो हमें बेहतरीन लिंक प्राप्त होते हैं वो है सबसे पहले D और उसके उपरांत BCA। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड D, जहां हमें इसके बारे में पता चल रहा है, देश की परिभाषा आ रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द USA इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। उसके उपरांत B, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। ये फैला हुआ है पूर्व में अंध महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक। उसके उपरांत सेगमेंट C, द USA कंसिस्ट ऑफ, USA से मिलकर बना है, किन से मिलकर बना है? 50 राज्यों से, जिनमें अलास्का और हवाई भी शामिल हैं। और अंतिम खंड A ही निष्कर्ष निकाल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका उपसंहार है, एपिलॉग है। और USA जो है, ये जो देश है, दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में से एक है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सेगमेंट D हो, उसके उपरांत B, C और A। ऐसा क्रम है सिर्फ ऑप्शन D में और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, सवाल संख्या 100। हमारा निर्देश है हम पता लगाएं उस ऑप्शन का जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। शब्द प्रोपोर्शन की 4 संभावित स्पेलिंग्स दी गई हैं। सही स्पेलिंग है ऑप्शन B। प्रोपोर्शन का अर्थ है किसी चीज़ का कोई अनुपात या हिस्सा, प्रोपोर्शन अनुपात या हिस्सा। अन्य कोई भी स्पेलिंग सही नहीं, A भी नहीं, C भी नहीं और D भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन B ही रहेगा।
तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 814 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।